हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे और जो बच्चे नए आए हैं जाइए कमेंट सेक्शन चेक करिए, वहां पे कमेंट करके इस चैप्टर का लिंक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मेटल नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 का जो भी एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक नीचे दिया है। हालांकि नीचे पूरा सिलेबस दिया हुआ है और माइक अभी भी नहीं है। जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है माइक आएगा 3 या 4 अगस्त तक, ठीक है, ऑर्डर कर दिया गया, ऑनलाइन आएगा। बट तब तक क्लास को रोक नहीं रहे हैं, क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है पुराना माइक खराब हो गया तो ईयरफोन लगा लीजिए और कंसंट्रेशन के साथ बैठिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से क्वेश्चन नंबर 31 मेटल नॉन मेटल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 से। और क्वेश्चन नंबर 30 तक पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं पढ़ा है, बिना चैप्टर पढ़े हुए अगर आप ये सोच रहे हो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम लगा लेंगे, इम्पॉसिबल, ठीक है। ये एक 2-2 घंटे के यूट्यूब पे जो आप लोग वीडियो पढ़ते हो उधर उधर के, तो उससे देखिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा और पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए आपको चाहिए कम से कम 1 हफ्ते का टाइम। तो चैप्टर का भी लिंक मैंने नीचे दिया, उसमें 21 या 22 लेक्चर है टोटल, 21 और 22। तो आप आराम से बैठ के करिए, 7-8 दिन टाइम दीजिए, फिर आप एग्जाम्पलर स्टार्ट करिए, ओके। फिर आप देखोगे आपको सब कुछ धीरे धीरे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स कह रहा है कि ऑल्दो मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हमको पता है कि मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। मेटल के ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? बेसिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये हमने बहुत ही पहले बच्चों पढ़ा हुआ है, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर, ठीक है। तो सब बच्चे याद कर लें एक बार फिर से कि मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। ये भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई ऑल्दो का मतलब, जबकि हमको ये पता है कि मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, फिर भी which of the following metals form a amphoteric oxide? नीचे दिए गए कौन से मेटल्स में से कौन सा मेटल ऐसा है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? बच्चों ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब होता है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब होता है एम्फो मींस व्हाट? जैसे कि आपने बायोलॉजी शायद पढ़ी होगी, तो उसमें आपने फ्रॉग का एग्जांपल पढ़ा होगा, मेंढक का, उसको एम्फीबियन बोला जाता है ना। एम्फो होता है, एम्फो मतलब पानी में भी रहता है और वो जमीन पे भी रह सकता है, ऐसा कुछ आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एम्फो मींस जो दोनों तरीके से बिहेव करता हो। दोनों तरीके से बिहेव करने का ये मतलब है कि आपको ऐसे मेटल पे टिक लगाना है बच्चों जिस मेटल का ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता हो। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब वो ऑक्साइड बेसिक नेचर का भी होता हो, यानी कि कभी कभी तो बेसिक ऑक्साइड जैसा बिहेव करता है और कभी कभी वो कैसा बिहेव करता है? एसिडिक ऑक्साइड जैसा बिहेव करता है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे 2 मेटल्स जो हमने क्लास में पहले ही पढ़े हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं, उन मेटल्स के नाम सुन लीजिए बच्चों। बहुत सारे बच्चों तो देख के पहचान गए होंगे, एल्युमिनियम एंड जिंक। तो याद रखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब आइए मैं आपको यहां पे ऑप्शन चेक करता हूं। देखिए आपको ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है। आपको ऑप्शन में सोडियम दे रखा है, कैल्शियम दे रखा है, एल्युमिनियम दे रखा है, कॉपर। तो हमने आपको केवल बताया कि भाई दो ही मेटल हमने ऐसे पढ़े हैं अपने सिलेबस में जिनके ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, ठीक है। तो आपको एल्युमिनियम दिख जाए तो आप एल्युमिनियम पे टिक लगा दीजिए, जिंक दिख जाए तो आप जिंक पे टिक लगा दीजिए। चेक करिए आपको क्या दिख रहा है यहाँ? एल्युमिनियम। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब थोड़ा सा मैं आपको बच्चों रिवाइज यहाँ पे कराना चाहूंगा। याद करिए एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता था? मैं बहुत शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं। Al2O3 ये एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता था, ठीक है। Al2O3 का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है कैसे बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al3+ और O2- 2 इधर आ जाएगा और 3 इधर, Al2O3। जब Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड आप इसको बोल सकते हो, जब इसको बच्चों हमने रिएक्ट कराया था किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। याद करिए NaOH से। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। ये बेस है ना, इतना तो पता होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है, ठीक। तो जो रिएक्शन होती थी वो बनता था आपका क्या? सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता था? सोडियम एल्यूमिनेट, याद है। और सुनिए एक बात मैं आपको याद दिला दे रहा हूं, सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला होता था NaAlO2 बच्चों, याद करिए NaAlO2। ये सोडियम एल्यूमिनेट है, लेकिन सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग होता था। सोडियम जिंकेट क्या होता था? Na2ZnO2 होता था सोडियम जिंकेट। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सोडियम एल्यूमिनेट क्या है? NaAlO2, लेकिन सोडियम जिंकेट क्या है? Na2ZnO2, करेक्ट। क्योंकि जिंक का ऑक्साइड का मैं रिएक्शन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप अपनी बुक में देखिएगा इस चांद में, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा उसको भी, उस पर भी रिलेटेड अभी क्वेश्चन आएगा, परेशान ना हो, ठीक है। अभी मैं एल्युमिनियम के ऑक्साइड की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि एल्युमिनियम यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ था।
और साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है क्या, वाटर, ठीक है। अब इसको अगर आपको बैलेंस करना हो तो बैलेंस कर लो। मैं आपको खास बात ये बताना चाहता हूं बच्चों, ये जो बना है सोडियम एल्यूमिनेट, ये क्या है NaAlO2, ये क्या है, एक्वस सोडियम एल्यूमिनेट, और ये लिक्विड, और देखिए ये जो भी बना है ये सॉल्ट होता है। अब बताइए सॉल्ट बना और क्या बना, वाटर। तो एक बात बताओ, जब सॉल्ट और वाटर बनता है तो कौन सी ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है, जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है, बेस के साथ। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, लिया क्या था आपने, बेस लिया था। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपने लिया बेस था, तो इसका मतलब इसके साथ जो कुछ भी मौजूद है वो कैसा बिहेव कर रहा होगा, एसिड जैसा। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं क्या कि एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 यहाँ पर कैसा नेचर है, एसिडिक इन नेचर। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 यहाँ पर एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। बाकी अगर आपको इसको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, आप चेक कर लीजिए बैलेंस हो गया होगा। इधर 3 + 2 5 ऑक्सीजन, इधर 2 to the 4 + 1 5 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2। तो बैलेंसिंग तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। अब ध्यान से चेक करिए, अब अगर हम Al2O3 को, एल्युमिनियम ऑक्साइड को लें किसके साथ, हम इसको लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, किसके साथ, HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ अगर हम इसको लेते हैं तो HCl एक्वस, यहाँ पे एक्वस होना चाहिए था, वाटर तो मिला होगा ना, ठीक है। और ये सॉलिड होता है आपका, एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा होगा आपका, सॉलिड। अब मैं ये सब फेज वेज नहीं लिख रहा हूँ, ये सब आप लोग खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। काफी कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्लास में। आप सिंपल यहाँ पे इक्वेशन देखिए, Al2O3 और प्लस HCl, जब हम इनका रिएक्शन करते थे तो क्या बनता था, एल्युमिनियम क्लोराइड। याद है आपको क्या बनता था, एल्युमिनियम क्लोराइड, ओके। एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, AlCl3 एक्वस, समझ में आ रही बात, AlCl3 और वाटर बनता था। अगर आपको इसको बैलेंस करना हो तो आप बैलेंस कर लीजिए, ध्यान से चेक करिए। मेरे ख्याल से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 होगा, ओके, और 2 और 2 ये 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 to the 6 3, बिल्कुल ठीक है। तो फटाफट मैंने बैलेंस कर दिया। ये सब मैं नहीं आपको कराऊंगी भैया, अब यहाँ बैलेंसिंग हम आपको सिखाएं, चैप्टर नंबर 1 में वो हो गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ध्यान से चेक करिए, आपको क्या मिला, एल्युमिनियम क्लोराइड, ये भी तो सॉल्ट है, और क्या मिला बताओ, वाटर। लेके आप क्या चले थे साथ में, एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ HCl, तो सबको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो यहाँ आप एसिड लेके चले थे। एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तभी तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो Al2O3 लिया है, यहाँ पर ये Al2O3 कैसा काम कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, एज अ बेसिक इन नेचर। बात समझ में आई कि नहीं? तो आप चेक कर लो, एल्युमिनियम का ऑक्साइड कभी तो एसिडिक बिहेवियर शो करता है और एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 कभी तो बेसिक बिहेवियर शो करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसा है, एम्फोटेरिक इन नेचर, कभी तो एसिडिक बिहेवियर और कभी तो बेसिक बिहेवियर, दोनों तरीके से ये शो कर सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर एग्जाम में आपको यहाँ एल्युमिनियम की जगह जिंक दिया हो तो आप जिंक पे टिक करके आइएगा, और अगर आपको एल्युमिनियम भी दिया ऑप्शन में और जिंक भी दिया ऑप्शन में तो आपको दोनों पे टिक करना है। बात समझ में, मतलब दोनों पे फिर वो अलग टाइप का क्वेश्चन होगा कि फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, सेकंड एंड फर्स्ट आर, ऐसे ऐसे करके सेकंड एंड थर्ड वो वाला होगा, ठीक है। तो कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 अब बच्चों वाले क्वेश्चन है, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है, ये कह रहा है कि जनरली नॉन मेटल आर नॉट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमको भी पता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। देखिए बात समझिए, कोई भी आपके पास एलिमेंट है, एलिमेंट क्या मैं बोलूं, कोई भी सब्सटेंस है आपके पास, अब चाहे वो कंपाउंड हो चाहे वो एलिमेंट हो, ठीक है। तो कोई भी आपके पास अगर सब्सटेंस है तो वो इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेगा जब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऐसा नहीं कि मेटल ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। अगर किसी नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो यही क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो पक्का ये नीचे हमको 4 ऑप्शन में क्या दे रहे होंगे, नॉन मेटल दे रहे होंगे। आइए हम आपको चेक कराते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, पहले इसी को मैं डिस्कस। सल्फर तो सभी बच्चों को पता होगा, सल्फर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, मतलब सल्फर का जो मॉलिक्यूल होता है वो S8 होता है, सबको पता है, नॉन मेटल है। अब आइए हम आपको बताते हैं। देखिए जो बच्चे इस चैनल से पढ़ते हैं उनको पता होगा, जब हम मेटल नॉन मेटल आपको शुरू में पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको कार्बन के एलोट्रोप के बारे में बताया था। फिर भी अगर आपको अभी तक कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में नहीं पता तो आप कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ोगे बच्चों, टेंशन नहीं है ज्यादा। मैं आपको बता देता हूं कि अब एलोट्रोप क्या होते हैं, कार्बोनेट्स कंपाउंड में आप पढ़ लीजिएगा, टेंशन नहीं है। देखिए
कार्बन के जो एलोट्रोप्स हमारे सिलेबस में पढ़ाए हैं बच्चों, किसके? कार्बन के एलोट्रोप्स, 3 तरीके के एलोट्रोप्स हमको पढ़ाए हैं, ठीक है? क्या क्या? डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टन फ्लोरीन। उसी बकमिंस्टन फ्लोरीन से शब्द लिया गया फ्लोरीन। ओके, तो ध्यान से चेक करिए, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन, अगर ये कार्बन के एलोट्रोप्स हैं तो ये भी नॉन मेटल होंगे, क्योंकि डायमंड में एक्चुअल में अगर आप उसको ठीक से देखो उसका स्ट्रक्चर तो उसमें कार्बन ही होता है, ठीक है? ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, फ्लोरीन में भी कार्बन होता है। तो हमने कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ा हुआ है कि डायमंड और फ्लोरीन में, इनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता, लेकिन ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि ग्रेफाइट में जो भी इसका स्ट्रक्चर होता है उसमें एक कार्बन जो होता है बच्चों, ठीक है, एक कार्बन जो होता है, सभी बच्चों को पता होगा कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है? तो एक कार्बन अगर आप कोई पकड़ लें तो इसके जो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स तो अदर कार्बन से बॉन्ड बना लेते हैं, करेक्ट? बट ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है ये किसी से बॉन्ड नहीं बनाता, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो रीजन आप लोग को समझ में आया? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक कार्बन, कोई भी अगर आप उसको चेक करें किसी भी कार्बन को जाके, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन तो बिजी हो जाते हैं बॉन्ड बनाने में, बट जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्री रहता है, इसलिए ग्रेफाइट कंडक्ट करेगा। डायमंड, फ्लोरीन में ऐसा नहीं होता, और सल्फर आपको पता है नॉन मेटल है। तो 4 नॉन मेटल हमको दिए हुए थे, क्योंकि ये भी कार्बन का एलोट्रोप है, ये भी और ये भी, इसलिए हम इनको भी नॉन मेटल बोलेंगे, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, हमको पता है, ठीक है? तो हम ग्रेफाइट पे टिक लगा देंगे। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है? और जिनको नॉलेज लेनी है, इनके स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, वो कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ें, नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है? आप पढ़ सकते हो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है हमको, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव अ कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, करेक्ट? कह रहा है कि आपने इलेक्ट्रिकल वायर देखे होंगे, ठीक है? ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रिकल वायर है मेरे पास, तो इस पे जो कोटिंग है, ठीक है, ये आप इलेक्ट्रिकल वायर आपने देखे होंगे, मैं आपको एक दिखा देता हूं। तो ये देखिए जो इलेक्ट्रिकल वायर है, ठीक है, तो इस पे जो कोटिंग हुई है बाहर, ठीक है, ये कोटिंग जो हुई रहती है, ये कौन से मटेरियल की हुई रहती है, ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, क्या सल्फर की कोटिंग होगी? अच्छा, ये टॉपिक हमने कहाँ पढ़ाया हुआ है? ये जब हम आपको मेटल नॉन मेटल के यूज बता रहे थे, नॉन मेटल के जब हम यूज बता रहे थे तब भी हमने आपको पढ़ाया हुआ है, और ये हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, जब हम सेफ्टी पढ़ रहे थे, है ना, सेफ्टी इक्विपमेंट्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां भी हमको पढ़ाया गया था कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि एक तरीके का प्लास्टिक पॉलीमर होता है, उसका यूज वायर का इंसुलेशन करने के लिए यूज किया था। वायर का जो बाहरी ऊपरी जो कवर होता है उसको इंसुलेट करने के लिए किया जाता है, उसको वायर पर रैप करने के लिए किया जाता है, आप बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है? ये बहुत ही अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन लीक नहीं होते और हमें करंट नहीं लगता है। इलेक्ट्रॉन लीक ना होने का मतलब है करंट लीक नहीं होता है। ज्यादा अंदर में नहीं जाऊंगा, ध्यान से सुनिए बच्चों। कुछ बच्चे यहाँ कॉम्पिटिशन की भी तैयारी करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। और इसमें जो पॉलीमर में रिपीटेड यूनिट होती है वो क्या होती है मैं आपको बता दूं, ये आप क्लास 11th में या 12th में पढ़ेंगे, बट जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमने आपको बता दिया, क्योंकि वो पॉलीमर डिटेल में सब पढ़ते रहते हैं। तो ये देखिए, ये वाली यूनिट जो है रिपीट करेगी, CH2 CH Cl, ये यूनिट पॉलीमर में रिपीट करेगी। क्लास 8 में आपने पॉलीमर पढ़ा था, पॉलीमर में आपने पढ़ा था कि मोनोमर बार बार रिपीट करते हैं तो पॉलीमर बनता है, ऐसा कुछ तो यही वाली यूनिट बार बार रिपीट करेगी। तो जो प्लास्टिक पॉलीमर आएगा, सिंथेटिक पॉलीमर है ये, सिंथेटिक पॉलीमर मतलब मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, ठीक है? तो यही पीवीसी होता है। अब देखो बच्चों, पीवीसी भी 2 तरीके का होता है, ठीक है? पीवीसी आपके पास 2 तरीके का होता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है? एक होता है आरपीवीसी और दूसरा होता है फ्लेक्सिबल पीवीसी। आरपीवीसी क्या होता है? आर का मतलब होता है रिजिड, आर का मतलब क्या होता है? रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है बच्चों, इसका यूज जो पाइप्स होती है, आपने देखा होगा, आपने अपने घरों को बनते हुए देखा होगा, तो उसमें पाइप डालते हैं छत से नीचे तक, छत का पानी निकालने के लिए, है ना? प्लास्टिक का एक पाइप होता है, तो वही है, आरपीवीसी का बना होता है, और रिजिड पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? और फ्लेक्सिबल पीवीसी जो होती है, फ्लेक्सिबल पीवीसी कैसे बनाया जाता है? सुनो, ये जो पीवीसी होती है, जो आपकी पीवीसी होती है, इस पीवीसी में हम लोग मिक्स करते हैं क्या? सॉफ्ट, इसमें हम लोग मिक्स करते हैं प्लास्टिसाइडर,
क्या यूज करते हैं, कुछ केमिकल का नाम है ये, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको प्लास्टिसाइजर्स बोलते हैं। ओके, तो प्लास्टिसाइजर्स जब हम पीवीसी में मिक्स कर देते हैं तो ये पीवीसी बच्चों सॉफ्ट हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है। करेक्ट, आपने देखा होगा कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर का जो इंसुलेशन होता है, देखिए ये वायर देखिए कितना फ्लेक्सिबल है, अभी हमने आपको दिखाया था, आराम से मुड़ सकता है इधर उधर, ठीक है ना, ऐसा नहीं रिजिड है पाइप की तरह कि मुड़ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। तो जो पाइप आपके घरों में पड़ी रहती है प्लास्टिक वाली, वो भी पीवीसी है, लेकिन वो आरपीवीसी है। और आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं जिनका इंसुलेशन होता है वो किससे होता है बताइए, वो होता है फ्लेक्सिबल या सॉफ्ट पीवीसी इसको बोलते हैं। और सॉफ्ट पीवीसी या फ्लेक्सिबल पीवीसी कैसे बनाई जाती है, जो पीवीसी होती है, मतलब जो ये हमने पॉलीमर आपको बताया है, ठीक है, इस पॉलीमर में क्या मिक्स किया जाता है, प्लास्टिसाइजर्स मिक्स किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा हो जाता है कि ये सॉफ्ट हो जाती है। करेक्ट, तो ये फ्लेक्सिबल भी होती है। अब इसमें खास बात क्या है, ये इंसुलेटर होती है और ये करंट को लीक नहीं होने देगी। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि वायर का जो इंसुलेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, पीवीसी के द्वारा किया जाता है। ग्रेफाइट से तो कभी कर ही नहीं सकते हो, और वैसे भी ग्रेफाइट ब्रिटल होता है, उस पर कैसे कवर चढ़ाओ, टूट जाएगा वायर कहीं गिरेगा तो, ठीक। और सल्फर का भी यही हाल है, सल्फर की अगर कवरिंग करोगे आप, और पहला तो ग्रेफाइट कंडक्टिंग नेचर का होता है, और सल्फर की भी अगर कवरिंग कर ही नहीं पाओगे यार, ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रिटल होता है ना, ठीक है। तो आपने ऑप्शन सी पे टिक लगा दिया, तो कर लीजिए इसको। नंबर 34 एंड 35, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड। अब ये तो हमने आपको क्लास में बताया हुआ है, कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन, ये बहुत फेमस है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको एग्जाम में बात नहीं भी पता है तो आप आराम से पता कर सकते हो। कैसे, देखो कार्बन ले लो आप, कार्बन का कोई भी कंपाउंड आपको हमेशा कैसा मिलता है, सॉलिड फॉर्म का, मतलब हमेशा तो नहीं सॉलिड मिलता है, क्योंकि कुछ हाइड्रोकार्बन्स लिक्विड के भी फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो आप हाइड्रो उसमें पढ़ोगे कार्बन कंपाउंड। बट अगर हमारे पास प्योर कार्बन है तो वो कैसा होगा, प्योर कार्बन है हमारे पास कहीं पे तो वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया सॉलिड। फॉस्फोरस दो तरीके के होते हैं, रेड फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, ठीक है, दोनों ही सॉलिड होते हैं। और सल्फर तो ऑब्वियसली सॉलिड होता है, ठीक है ना। तो ये तीनों सॉलिड हो गए, तो लिक्विड क्या हो गया आपका, ब्रोमीन। ब्रोमीन का अच्छा बताओ कौन से कलर का होता है लिक्विड, ब्रोमीन पता है, रेड ब्राउन कलर भी याद कर लीजिए, ठीक है। और अभी के लिए एक काम करिए, जाइए गूगल पे जरा आप ब्रोमीन सर्च करिए, ब्रोमीन की इमेज सर्च करिए, तो आपको रेड ब्राउन लिक्विड दिखाई पड़ेगा एक फ्लास्क में, ठीक है। तो आपकी जो है क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा ब्रेन में कि ब्रोमीन क्या है, रेड ब्राउन लिक्विड होता है। और ब्रोमीन नॉन मेटल है बच्चों, नॉन मेटल इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल में कहाँ आता है, ग्रुप नंबर 17 में, हैलोजन फैमिली में, याद है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, एस्टेटाइन, ठीक है। तो यहाँ पे आता था, याद है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, छोड़ो उसको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ आता था, ठीक है ना, तो ये लिक्विड है। और ग्रुप नंबर 17 में नॉन मेटल होते हैं, आपको पता है हैलोजन नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल है, ठीक। चलो 35 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो अ केमिकल रिएक्शन। अब इनमें से बड़ी फेमस केमिकल रिएक्शन है, क्लास 8 में पढ़ाई जाती है, डी पे टिक लगा देंगे। फिर भी इसको करने का तरीका क्या है, इसको करने का तरीका ये है कि ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट, यानी कि मैग्नीशियम का सॉल्ट सॉल्यूशन है, फिर जिंक का सॉल्ट सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट, फिर मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो हमको पता है कि कोई मेटल, यहाँ पे मेटल दिया आयरन, आयरन, लेड और आयरन, करेक्ट, ऐसा ही दिया हुआ है, चेक कर लीजिए एक बार क्वेश्चन, आयरन, आयरन, लेड, ठीक है, पीवी का मतलब लेड, आयरन, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है, देखिए पहले दिमाग लगाइए क्या, कि ये मेटल यहां से मेटल सल्फेट्स में से मेटल को तभी डिस्प्लेस कर पाएंगे बच्चों जब ये वाला मेटल इन मेटल से क्या हो, ज्यादा रिएक्टिव हो। यानी कि इधर आपको बस वो वाला ऑप्शन चेक करना जहां पर यहां आने वाला मेटल, यहां आने वाले मेटल से कहां आता हो, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता हो, क्योंकि हमको पता है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते हैं मेटल, दे आर मोर रिएक्टिव देन नीचे वाला। तो ऊपर वाले मेटल अपने से नीचे वाले मेटल के सल्फेट में से मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे, ये बात हमको पता है, क्लास में बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है। तो आइए जरा चेक करते हैं, ये आयरन है, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, चेक करिए क्या आयरन मैग्नीशियम के ऊपर आ रहा है, चेक करो, क्या आयरन मैग्नीशियम के ऊपर आ रहा है, नहीं, आयरन तो मैग्नीशियम के नीचे आ रहा है। इसका मतलब आयरन मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव नहीं है, आयरन इज लेस रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। तो आयरन तो मैग्नीशियम का डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा। क्या आयरन जिंक से ऊपर आ रहा है, नो, चेक करो, आयरन जिंक से नीचे आ रहा है,
मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन जिंक को भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद लेड Pb, क्या लेड मैग्नीशियम से ऊपर आता है? चेक करिए जाके, क्या लेड मैग्नीशियम से ऊपर आता है? नो, तो लेड भी मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर नहीं पाएगा, तो ये भी गया। क्या आयरन कॉपर से ऊपर आता है? यस, क्लास 8 में रिएक्शन पढ़ाई जाती है, तो बहुत इजी। तो चेक करो, ये रहा आयरन, आयरन कॉपर से, यहाँ रहा कॉपर, तो ऊपर आता है, तो आयरन क्या करेगा? कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करा देगा। और आपको रिएक्शन भी याद हो, अगर मैं फटाफट बता दूं तो कॉपर सल्फेट एक्वस जब हम लेते थे, याद है आपको? ठीक है, तो कॉपर सल्फेट एक्वस कैसा होता था ये? मेरे ख्याल से कैसा होता था ये? ब्लू कलर का होता था, याद है? ठीक है, उसके बाद क्या होता था, जब हम इसमें आयरन डालते थे, आयरन की पीस, तो ये आयरन को डिस्प्लेस करता था, क्या बनाता था? FeSO4, ठीक है। फेरस सल्फेट एक्वस, फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बनाता था। अब यहाँ से कॉपर हट गया, तो जो कॉपर होता था वो कॉपर की नेल में, मैं क्लास में मैंने दिखाया भी होगा आपको, ठीक है, कॉपर की नेल में लग जाता है, सॉलिड फॉर्म में आपको कॉपर मिल जाता है, तो कॉपर डिस्प्लेस हो गया। आयरन ने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है, इसलिए हमने ऑप्शन डी पे टिक लगा दिया। बताइए कोई डाउट है? हाँ, कर लीजिए। और बच्चों ये सॉल्यूशन ग्रीन कलर का हो जाता है, ये मैं बताना भूल गया था, ठीक है। फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा होता है? ग्रीन, तो ब्लू सॉल्यूशन से सॉल्यूशन कैसा हो जाता है हमारा? ग्रीन कलर में चेंज होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश करी है, जो भी आपकी बुक में दिया। तो जिनके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं है, मैं यहाँ समझा दूंगा, परेशान ना हो आप। आपके पास अगर बुक नहीं है, यहीं पे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी बुक है तो आप बुक में डायग्राम को देखिए। देखिए क्वेश्चन में बच्चों क्या करेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स करेक्टली डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए कौन सा फिगर करेक्ट होगा, जो कि करेक्टली इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, उसको बता रहा है। अच्छा देखिए, अभी आप यहाँ मत देखो, ना, आप यहाँ मत देखो, आप एक काम करो, इसमें मत देखो अभी आप एक काम करो, पता है आपको जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मैंने पढ़ाई क्लास में कॉपर की, आप फटाफट रफ वर्क में उसको कर लो, कर लें और जरा कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ाया आपको? पिछले कुछ क्वेश्चंस में भी पढ़ाया और क्लास में तो हमने आपको पढ़ाया ही है, ठीक है। हमने आपको पढ़ाया था, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा इस तरीके से, याद है? और यहाँ पे होता था बैटरी का, जो स्टैंडर्ड मैंने आपको पढ़ाया आप उसको ध्यान रखिए, भी हम आंसर दे देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, हमने यहाँ पे एक ही सेल लगाया, आपको बैटरी लगानी हो लगा लो, आप सेल का कॉम्बिनेशन एक से ज्यादा सेल लगा लो सीरीज में, कोई बात नहीं। अभी आप थोड़ा कॉन्सेप्ट देखिए, याद रखिए बच्चों, यहाँ पर हमने रखा था किसको? इम्प्योर कॉपर रॉड, याद है आपको? इम्प्योर कॉपर रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया था, याद है? और यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे, यहाँ आपको अगर एक की लगानी हो बच्चों, तो आप एक की भी लगा सकते हो, तो की आपको लगानी हो तो लगा दो। सपोज की ऑन है, कनेक्ट है, सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो मैंने यहाँ की नहीं लगाई, मुझे बस कॉन्सेप्ट बताना है। और यहाँ पर आप क्या रखते थे? यहाँ पे आप क्या रखते थे? नेगेटिव टर्मिनल से जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? थिन कॉपर रॉड, थिन कॉपर प्योर रॉड, थिन प्योर कॉपर रॉड, प्योर, यहाँ पर इम्प्योर, यहाँ प्योर कॉपर रॉड, याद है? अब यहाँ पर आप क्या भरते थे अंदर, बताइए? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भर दीजिए। तो यहाँ पर आपने भर दिया पूरा, ये ब्लू कलर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, सही है। अब देखिए बच्चों, याद करिए, इसमें दो तरीके की रिएक्शंस आपने पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ा था आपने? आपने पढ़ा था सबसे पहले एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, ठीक है। तो देखिए फटाफट बच्चों में याद दिलाना चाहता हूँ आपको, यहीं पे याद दिलाता हूँ। एट एनोड फॉर्मूला याद है ना, क्या होता था? एन ऑक्स और रेड कैट, मतलब एनऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पे, और ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो एनोड क्या होता था? याद करिए, ये जो इम्प्योर रॉड होती थी आपकी, यही एनोड होता था। जो इम्प्योर रॉड होती थी बच्चों, यही एनोड होता था। क्यों? क्योंकि यहीं पे मैंने आपको बताया था, ये इम्प्योर रॉड है, इसमें कॉपर के बहुत सारे एटम है और अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारी कॉपर मड है, मतलब इम्प्योरिटीज हैं। तो आप किसी एक कॉपर एटम के बारे में सोचते थे, याद करिए,
और वो कॉपर का जो एटम होता है, आपको पता है कि कॉपर का एटम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को कौन निकलवाता है? ये आपने इलेक्ट्रिकल बैटरी लगा के रखी है, तो बैटरी उस पर वर्क डन करके इलेक्ट्रॉन निकलवा लेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके इस रास्ते से जाते थे, याद है आपको, ऐसे, ठीक है भाई। चेक करो ना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो कॉपर का एटम है इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, याद करिए क्या बन जाता था? कॉपर 2+, बस हम नहीं करिए, है ना। अब बच्चों ये जो कॉपर 2+ आयन था, तो यहां से कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे करके चले गए, और जो 2+ कॉपर 2+ आयन बने हुए हैं, कॉपर 2+ आयन मतलब कॉपर का जो आयन बना हुआ है जिसपे 2+ चार्ज है, वो बच्चों ध्यान से चेक करिए, ये इम्प्योर रॉड से किधर चलता था? सॉल्यूशन की तरफ पहले, ठीक है। और सॉल्यूशन से कॉपर 2+ कहां जाते थे? याद करिए, प्योर रॉड पे। और जब प्योर रॉड पे आते थे तो यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो प्योर कॉपर की रॉड पे जैसे ही आते थे, ये कॉपर 2+ उसको वापस से गेन कर लेते थे, यानी कि क्या होता था? रिडक्शन होता था। और ये रिडक्शन कहां होता था? कैथोड पे। मतलब ये जो प्योर रॉड है इसको हम क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया और कॉपर का एटम बन गया। और ऐसे बहुत सारे कॉपर के एटम बार बार बनते रहते हैं और इस रॉड पे ऐसे चिपकते रहते हैं, मैंने आपको बताया था मेटालिक बॉन्डिंग करके। अब ये जो प्योर रॉड है ये क्या होती है? ये थिक होती आती है, मोटी होती आती है, और इम्प्योर रॉड पतली होती आती है। अब इम्प्योर रॉड में क्या क्या था बताओ? कॉपर के एटम थे और अनवांटेड पार्टिकल्स थे आपके पास, है ना, इम्प्योरिटीज थी। तो जो भी इम्प्योरिटीज थी, अब जब कॉपर के एटम यहाँ से चले गए धीरे धीरे धीरे, तो इम्प्योरिटी जो बची हुई है, इम्प्योरिटी का नेचर जो है कंडक्टिंग थोड़ी ना, वो तो धूल मिट्टी जो भी होगा वो सब यहाँ पे नीचे आ जाती है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपको इम्प्योरिटी यहाँ मिलती है, तो यहाँ पर आपको इम्प्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती? यहाँ पे इम्प्योरिटीज मिलती है, जिसको आप कॉपर मड भी बोलते थे। क्या बोलते थे आप? कॉपर मड। तो जब आपने फटाफट ये मैकेनिज्म याद कर लिया, ठीक है बच्चों, तो आपको याद ये आया कि ध्यान से चेक करिए, ये जो है आपका, ये आपका क्या हो गया? यहाँ रिडक्शन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन गेन किए रिडक्शन, तो ये हो गया आपका क्या? कैथोड, ठीक। और ये हो गया आपका एनोड। कोई डाउट है? अब इस फिगर को देखते हुए आप बहुत सारी यहाँ से जानकारी निकाल सकते हैं फटाफट। क्या? कि कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से लगा होना चाहिए, करेक्ट, और एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगा होना चाहिए, करेक्ट। और ध्यान से देखिए जरा, एनोड के नीचे आपको इम्प्योरिटी मिलेगी, एनोड के नीचे आपको इम्प्योरिटी मिलेगी। और कॉपर 2+ आयन कहां से कहां मूव करते हैं? एनोड से मूव करते हैं किधर? कैथोड की तरफ वाया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में से होके जाते हुए जो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपने डाला वहां से होते हुए कहां जाते हैं? कैथोड पे, एनोड से कैथोड पे। कोई डाउट है? तो ये सब जानकारी हमको अभी तक हो गई, ओके। तो ऐसा हमने पढ़ा, आप ऐसे ही याद रखिए। अब आइए देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन ए। देखिए बच्चों, ऑप्शन ए पे प्रॉब्लम क्या है? कैथोड पॉजिटिव से है। क्या कैथोड पॉजिटिव से था? नहीं, यहीं पे गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया। भाई कैथोड हमारा कैसा था? नेगेटिव, जो हम पढ़ के आए। और कल भी एक ऑप्शन में हमने आपको पढ़ाया था कि कैथोड क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, और एनोड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। तो आप चेक करो, यहाँ कैथोड एनोड ही गलत लगाया हुआ है, तो क्रॉस हो गया है, ठीक है। और बाकी सब तो मुझे लग रहा है ठीक भी दिया हुआ था। देखो ना, कॉपर 2+ आयन कहां से कहां जा रहे हैं? एनोड से कैथोड, बट इसकी वजह से क्रॉस हो गया। छोड़ो, यहाँ पे बी ऑप्शन में चेक करिए बच्चों, एनोड, एनोड आपका पॉजिटिव से है, हमारा भी एनोड पॉजिटिव से था, बहुत बढ़िया, ठीक। कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पर जो ध्यान से बच्चों चेक करिएगा, आपके कॉपर 2+ आयन कहां से कहां मूव करते हैं? कॉपर 2+ आयन एनोड से कैथोड की तरफ। ध्यान से चेक करिए, आपको फिगर में भी दे रखा है, कॉपर 2+ एनोड से, देखो एरो लगा रखा है, एनोड से किधर मूव कर रहे हैं? कैथोड की तरफ। ये देखो वाया सॉल्यूशन, ये बात भी ठीक है। क्या गलती हो गई इसमें? ध्यान से चेक करो, इम्प्योरिटी की गलती हो गई। इम्प्योरिटी कहाँ आ गई? कैथोड के नीचे, चेक करो। और इम्प्योरिटी आपको कहाँ मिलती है? मैंने बताया इम्प्योर्ड के नीचे शटल डाउन होती है वहां पे। तो ये इम्प्योरिटी की वजह से रॉन्ग हो गया ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं? उसके बाद सी ऑप्शन चेक करिए। तो सी ऑप्शन में बच्चों ध्यान से चेक करिए, ध्यान से, बहुत दिमाग से चेक करिएगा। सी ऑप्शन में देखिए, आप ये मत समझिए कि जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। अगर सेल को हम ऐसा फ्लिप कर दें, अगर सेल को ऐसा हम फ्लिप कर दें, मतलब इसी सेल को आप जाके अगर पीछे से देखोगे
समझ रहे हो, आप इसको फ्लिप कर दो ऐसे, तो कैथोड इधर आ जाएगा और एनोड उधर चला जाएगा। और जरा चेक करते हैं क्या ऐसा तो नहीं कंफ्यूज कर रहे हैं हम लोगों को। हाँ दिया हुआ, चेक करो, ऐसा बस कुछ नहीं किया, इसको उठा के इन्होंने ऐसे फ्लिप कर दिया, समझ रहे हो ना। ये अब ये देखो, ये रेड वाला पोर्शन इधर है और इसको ऐसे कर दिया, ये इधर आ गया। तो ध्यान से चेक करो, कैथोड नेगेटिव है तुम्हारा, हम लोग का कैथोड नेगेटिव होता था, बहुत बढ़िया, ठीक। अब एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, कॉपर 2+ आयन कहां से कहां जाते थे, एनोड से कैथोड, चेक करो, कॉपर 2+ एनोड से, देखो एरो किधर लगा हुआ है, कैथोड की तरफ, अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। इंप्योरिटी को चेक करो, इंप्योरिटी कहां डिपॉजिट होती है, इंप्योरिटी कहां डिपॉजिट होती है, एनोड के नीचे, और प्योर मेटल कहां मिलता था, कैथोड पे। तो प्योर मेटल की तो यहाँ कोई बात ही नहीं हो रही है, फिर भी इंप्योरिटी की बात हो रही है, तो इंप्योरिटी कहां डिपॉजिट होती है, एनोड के नीचे। क्या ऐसा दिया है इन्होंने, हाँ भाई एनोड के नीचे इंप्योरिटी थी, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आइए डी ऑप्शन को चेक करते हैं कि डी में क्या गलती है। तो डी में बच्चों आप ध्यान से चेक करिए, ये की लगी हुई है, ये की लगी है हर जगह है ना, तो की आप देख लीजिएगा, वो मैंने हर जगह लिखा नहीं, ये की, ये की, ठीक, ओके। चलो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, की आपको पता होगी क्या होता है। चलो देखो, एनोड पॉजिटिव, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, कैथोड नेगेटिव, बहुत बढ़िया। अब जो हमारी इंप्योरिटी है यहाँ पर, एनोड के नीचे मिली, इंप्योरिटी एनोड के नीचे मिलती, यहाँ तक सही है, लेकिन बच्चों ध्यान से चेक करो, कॉपर 2+ का मूवमेंट गलत दे दिया है। कॉपर 2+ कहां से कहां मूव करता था, एनोड से कैथोड की तरफ, यहाँ इन्होंने कॉपर 2+ कहां से दिया है, कैथोड से एनोड। ये जो एरो ऐसे लगा है ना कॉपर 2+ का, ये ऐसे, तो ये कैथोड से एनोड दे दिया, गलत कर दिया, एनोड से कैथोड होता है। तो आप अपना लॉजिक याद रखे रहिए, वो एग्जाम में कुछ भी देते तो ये भी चला गया, क्योंकि मूवमेंट ऑफ कॉपर 2+ आयन की वजह से ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ऐसा नहीं जाना है कि वहां देखना है जाके आपको चारों ऑप्शन एक एक चेक, नहीं, आप अपना एक डायग्राम बना लो, आपने जो पढ़ा, फिर मैच कराते जाओ कि ऑप्शन ए से सब कुछ मैच कर रहा है कि बी से, कि सी से, कि डी से, जिससे मैच कर रहा है उस पर टिक लगा दो। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, और क्वेश्चन नंबर 37 एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, विच इज द टाइप ऑफ व्हाट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट, एंड स्क्रीन चेक करो, कमेंट सेक्शन चेक करो।